हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है संक्षारण, जिसे इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। ठीक, देखिए संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल रूप से जानेंगे और यह कैसे होता है। जैसे संक्षारण में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसके बाद ना संक्षारण होता है, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। ओनली एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करते हुए आपको बताएंगे। ठीक, देखिए संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है। ठीक, संक्षारण क्या है, विद्युत रासायनिक घटना है। देखिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको बता रहे थे कि मतलब विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। सेम वही घटना संक्षारण में भी होता है। जैसे देखिए संक्षारण क्या है, एक विद्युत रासायनिक घटना है। ठीक, संक्षारण क्या है, एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातु वायुमंडल की नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक में परिवर्तित होती जाती है। धातुओं के इस तरह नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। ठीक, हमने जो लिखा है आप उससे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने से भी इसका परिभाषा बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर तो केवल हम लोहे का एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए लोहे में जंग लगना क्या है, संक्षारण, जिसे हम क्या कहते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में इसे मूर्छा लगना कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे तांबा हो गया, तांबे पर क्या होता है कि नीले रंग की परत जम जाती है। चांदी हो गया, उस पर काले रंग का परत जमने लगता है। ये सब क्या है, ये सब संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोहे को, मतलब लोहे का अगर मान लीजिए कील ले लें, एक कील को लेकर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कील है ये, इसको हम क्या किए कि ऐसे ही हम बस कुछ भी नहीं किए, बस ऐसे ही कहीं पर भी रख दिए, या फिर मिट्टी में रख दिए, या फिर कहीं पर भी रख दें। मिट्टी में रखेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी के कण इस पर उपस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण इस पर क्या हो जाएगा कि ये मोटा हो जाता है। ठीक, मोटा होते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाता है कि ये बहुत ही नॉर्मल हो जाता है और टूटने लगता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये कान में का हो गया या नाक में का हो गया, सोने पर भी जंग लगने लगता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। ठीक, और जैसे आप तांबा का देख सकते हैं, तांबा क्या होता है कि उस पर नीले रंग का परत जमने लगता है। चांदी का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप घर में अपने अगर आप देखें तो जैसे माँ का पायल होता है, माँ जब पायल खरीद कर लाती हैं तो क्या होता है कि बहुत ही मतलब वाइट कलर में चमकता है, और कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस पर ब्लैक परत जमने लगता है। ठीक, वो सब संक्षारण ही है। ठीक, हमने इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत क्या है, मतलब ये कैसे लगता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत ये क्या होता है। जैसे हमने लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए अशुद्ध लोहा क्या हुआ, अशुद्ध लोहे का मतलब क्या हुआ कि एक हम लोहे का कील लिए हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कील है। ठीक, ये कील है, इस पर क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए कि कट गया है कहीं, ठीक, कट गया है, या फिर इस पर लगा ये, मतलब यहाँ का जो कटा हुआ भाग है ये वायु के संपर्क में, देखिए हम जहाँ पर भी रहते हैं वायुमंडल में ही रहते हैं हम, तो क्या होता है कि वहाँ पर नमी रहती है। नमी रहेगा मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। नमी का मतलब क्या हुआ, H2O भी रहेगा, वाष्प के ही रूप में रहेगा लेकिन रहेगा। फिर क्या हो गया कि CO2 हो गया। ये सभी रिएक्शन कर जाते हैं इसके कारण, और यहाँ पर इस परत को मोटा करते जाते हैं। ठीक, यही चीज़ हम लिखें कि अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। जैसे अशुद्ध हो गया, ये जो है ना, ये सभी मिल गया, और इस तरह जब ये सभी मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी मिल जाएंगे तो ये क्या करते हैं कि ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, और हम ऐसे सेल को क्या कहते हैं, संक्षारण सेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि सेलों में शुद्ध लोहा जो होता है, जैसे हम नया लोहा जब लेते हैं तो क्या होता है कि एकदम मतलब चमकता हुआ रहता है। ठीक, कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस पर जंग लगने लगता है, तो वो जो शुद्ध लोहा था वह एनोड की तरह कार्य करता है। ठीक, और जो अशुद्ध मतलब जिसमें क्या हुआ कि नमी लगने के कारण उसमें कोरोजन होने लगा, मतलब संक्षारण उसमें होने लगा, तो वो जो होता है वो अशुद्ध की भांति व्यवहार करता है। ठीक, इसे हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। देखिए हम मान ले रहे हैं कि एक यहाँ पर कोई लोहा है, इस तरह से मान ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक
ये रॉड है लोहे का, ठीक। अब इस पर क्या हुआ कि ये मतलब ये जो लोहा है ये मतलब वायुमंडल में प्रेजेंट है, और इस पर हम क्या किए कि एक पानी की बूंद रख देते हैं। पानी की बूंद हम रखते नहीं हैं, मान लीजिए ये वायुमंडल में है, और इससे हम क्या कर रहे हैं कि इस लोहे को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, ठीक। तो वो जो छोटी सी एकदम बूंद थी वह हमको इस तरह से दिखाई देती है, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये जो लोहे का रॉड है और इस पर हम क्या किए कि पानी की बूंद रख दिए, ठीक। और देखिए ये पानी की बूंद है तो मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, पानी है तो मतलब H2O होगा ही, और वायुमंडल में है तो O2 होगा ही, और क्या हो सकता है CO2 भी वायुमंडल में प्रेजेंट है, और NO2 प्रेजेंट है, और SO2 प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी गैसें हैं वाटर में प्रेजेंट है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लोहे का रॉड है यहाँ पर क्या हुआ कि किसी तरह से यहाँ पर कट गया है, ठीक, कट गया है। और यहाँ पर ये जब कटा हुआ लोहा है तो क्या होता है कि देखिए ये सब जो पानी हो गया ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करने लगते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करने लगते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ये जो आयरन शुद्ध आयरन था, अब हमने आपको क्या बताया कि जो शुद्ध लोहा है मतलब शुद्ध लोहा क्या होता है Fe जो है यह एनोड की तरह व्यवहार करने लगता है, मतलब एनोड की तरह करेगा तो मतलब Fe जो है यह Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जहाँ पर मतलब क्या हमने बोला कि जहाँ पर शुद्ध लोहा रहेगा मतलब शुद्ध लोहा है तो वह एनोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक, एनोड की तरह व्यवहार करेगा। मतलब Fe जो है वह किस में परिवर्तित होगा, जब एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या बताया था कि जो जहाँ पर एनोड होगा वह ऑक्सीडेशन की तरह व्यवहार करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। जब ऑक्सीडेशन की तरह व्यवहार करेगा तो ये जो Fe है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Fe2+ में परिवर्तित हो जाएगा। और इसने ये जब 2+ में परिवर्तित हो गया तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो हमने लिख दिया, ठीक। अब इसी तरह क्या हुआ कि ये जो अशुद्ध है ये जो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये जो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये Fe2+ जो है यह इस मतलब ये जो वाटर का मतलब इसे हमने बूंद लिया है इसमें चला जाता है, मतलब शुद्ध वाटर की तरह चला जाता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यह इस रॉड में घूमने लगता है, ठीक। और जहाँ पर भी अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं ये वहाँ पर तुरंत चला जाता है। तो यहाँ पर हमने अशुद्धियाँ माना है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और अशुद्धियाँ जहाँ रहेगा वहाँ पर यह कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। अब अशुद्धियाँ जो है, ठीक, अशुद्ध जो है वह कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। अब कैथोड है तो कैथोड की तरह व्यवहार किया तो देखिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पर क्या था कि पानी तो पहले ही था तो ये जो वाटर है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है यह H2O+, अब ऑक्सीजन भी वहाँ पर है, ठीक, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेता है, O2+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक, अशुद्ध वाले स्थान पर। तो ये जब कैथोड और यहाँ पर क्या होता है कि ये कैथोड की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और जब कैथोड की तरह व्यवहार करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिडक्शन की तरह हो जाएंगे, ठीक। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। अब देखिए ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो देखिए ये H2O है और यहाँ पर O2 है, हम बैलेंस कर दे रहे हैं, बैलेंस देखिए बैलेंस अगर करना है तो हम यहाँ पर हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OH में परिवर्तित हो जाएगा। अब OH हो गया तो यहाँ पर भी 2 है तो ये 2OH- में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो 2OH हमें मिल गया ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए इधर जहाँ शुद्ध लोहा था, शुद्ध लोहा जो है वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा और जहाँ पर अशुद्ध लोहा है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसने
मतलब ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और Fe जो है वो एनोड की तरफ चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की तरफ चला गया। ठीक, अब इसी तरह अशुद्ध लोहा जो है कैथोड की तरफ व्यवहार करता है तो वहाँ पर रिडक्शन होगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पानी भी था, ऑक्सीजन भी था। ठीक, अब उससे रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करने पर यह हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए ये जो 2OH हमें मिला है और यहाँ पर Fe2+, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, Fe जो है Fe2+ और ये जो 2OH है ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं 2OH-। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि ये जो Fe2+ है यहाँ पर आ गया Fe2+, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिएक्शन किया और रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या हुआ, OH-, यहाँ पर 2 मतलब 2 बार बना है। तो ये अब ये दोनों जो है इस वाले पोर्शन में क्या होता है कि आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक, तो हम इसे अलग से बता रहे हैं कि Fe2+ और 2OH- ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है कि देखिए इसमें भी इस तरह का रिएक्शन जब बनता है तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको लिखना कि मतलब इससे क्या बनेगा। तो इसकी जो घात है यहाँ पर कर दीजिए और ये वाला जो घात है यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, देखिए क्या होता है कि Fe जो है अब यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर ये जो OH है इसका जो ऊपर मतलब प्लस चार्ज रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, मतलब 2OH। देखिए वैलेंसी भी कंप्लीट है, ये चीज़ हो गया। ठीक, अब देखिए फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पर, लेकिन ये जो है यह इसी रूप में रहना एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ये इसी रूप में रहना एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या करता है, ये जो FeOH है यहाँ पर देखिए हम क्या क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन कर गए, रिएक्शन करने पर FeOH बनाए और यहाँ पर देखिए वाटर और ये जो ऑक्सीजन है ये तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि ये फिर से मतलब ये जो FeOH है, देखिए FeOH जो है ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन कर जाती है। ठीक, अब देखिए जब ये इससे रिएक्शन कर जाता है तब क्या बनाता है, तब ये बनाता है Fe2O3 फिर H2O। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स मतलब ये मतलब H2O जो है कितनी बार बनेगा ये हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Y टाइम्स बनाया। ठीक, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब यही देखिए ये जो है ना इसे हम कहते हैं हेमेटाइड। ये जो Fe2O3 है इसे हम क्या कहते हैं, हेमेटाइड। और ये जब बन जाता है रिएक्शन मतलब ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, यही सब तो बना रहे थे, यही बन गया। जब ये मतलब Fe2O3.YH2O हमने जो बनाया हम अगर ये बन गया यहाँ पर तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लोहा है इसमें क्या होता है कि संक्षारण लगने लगता है, मतलब जंग लगने लगता है या फिर कहें तो मुरझा लगने लगता है। ठीक, अब देखिए इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जब नया लोहा हम लोग अगर ख़रीद कर ला रहे हैं मार्केट से तो क्या होता है कि अगर हम उसमें पानी मतलब वहाँ पर हम पहुँचने न दें, मतलब उससे कहीं पर भी हम भीगने न दें फिर भी उसमें कोरोजन लग जाता है। वो इसका कारण क्या है कि वायुमंडल से ही क्योंकि वायुमंडल में वाटर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, NO2 भी प्रेजेंट है, SO2, ये सभी रिएक्शन उसके साथ होती जाती है जिसके कारण हेमेटाइट बन जाता है और कोरोजन लग जाता है। ठीक, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए पहली बात तो क्या है कि नमी एवं वायु, जहाँ नमी और वायु है वहाँ पर संक्षारण लगना निश्चित है। ठीक, और देखिए अशुद्धियों की क्रियाशीलता, हमने अभी बताया कि अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। ठीक, और देखिए विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति, विद्युत अपघट्य भी हमने अभी बता दी कि विद्युत अपघट्य में H2O, O2, SO2, CO2 यही सब तो विद्युत अपघट्य बन गए। ठीक, अब इसमें क्या है, वायुमंडल में CO2 एवं SO2 की उपस्थिति। और वायुमंडल में देखिए एक ही तरह की भाषा को किस मतलब घुमा घुमा कर लिखना। ठीक, अब देखिए क्या हमने लिखा, नमी एवं वायु प्रभावित करती हैं। दूसरा अशुद्धियों की क्रियाशीलता, तीसरा विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति, चौथा क्या हमने लिखा, वायुमंडल में CO2 एवं SO2 की उपस्थिति। पांचवा हमने क्या लिखा कि धातु की सतह का खुरदुरा।
होना। देखिए अगर धातु जैसे मान लीजिए यही हमने एक पेन लिया है, ठीक, अगर ये इसे मान लीजिए कि ये लोहे का है, ठीक, अब अगर ये चिकना है तो इस पे संक्षारण लगेगा, लेकिन बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही दिनों मतलब कुछ समय बाद लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसे खुरदुरा कर दें, देखिए जैसे ये हो गया ये वाला पर्द, इस पर अगर मान लीजिए ये लोहे का है तो इस पर मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए ये लोहा पर अगर जंग लग गया तो इससे बचने का भी तो कोई उपाय होगा ना। हाँ है, हम इसे भी बताएंगे, ठीक। देखिए क्या हमने यहाँ पर लिखा है कि संक्षारण से बचाव, मतलब इससे बच हम कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट हमने लिखा है कि धातु की सतह पर पेंट लगाकर, जैसे हम नए नए अगर मान लीजिए खिड़की दरवाज़ा हो गया वो सब लोहे का लगा होता है एंगल, तो उसमें क्या करते हैं हम पेंट लगा देते हैं ताकि उसमें ये कोरोजन जल्दी ना हो, मतलब जंग ना लगे। दूसरा हम क्या करते हैं कि धातु की सतह पर परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ट्रैक्टर वैक्टर का यूज़ करते हैं कोई सामान, तो उस पर क्या करते हैं कि मोबिल वोबिल लगा देते हैं, उस पर परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, ठीक। अब सिलाई मशीन का भी देख सकते हैं क्योंकि सिलाई मशीन में भी वो लोहा ही तो होता है, आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके कारण वह क्या होता है कि वहाँ पर भी मूर्छा पकड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हम उसमें क्या करते हैं तेल की परत चढ़ा देते हैं, ठीक। अब तीसरा हमने क्या लिखा है कि विद्युत लेपन करके, विद्युत की सहायता से भी हम लेपन कर सकते हैं, ठीक। अब चौथा क्या है हमारा, जंग विरोधी विलयन लगाकर, जैसे जंग विरोधी, मान लीजिए यहाँ पर जंग लग रहा है, इस अगर यह जंग न लगे इसके प्रति हम कोई इस पर कुछ और लेप कर दे जिसके कारण इस पर जंग न लगे। ये सारे कारण हैं इसके, मतलब हमने आपको क्या क्या बता दिया कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, संक्षारण से बचाव क्या है, ठीक। आई होप दोस्तों कि आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।